इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे यूजीसी सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ सिलेबस का यूनिट 3 का पार्ट है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे सारे फैक्ट्स कवर हो जाएं और एमसीक्यू बनाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो शायद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी, एटलीस्ट एमसीक्यू बनाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। तो ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इसको सबसे पहले फेमस किया था थियोडोर लेविट ने, और हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है क्योंकि ये टर्म ट्रेंड में तभी आया था। उसके पहले भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, बट इन्होंने अपने आर्टिकल ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में इसको और अच्छे से समझाया, जिससे ये और फेमस हो गया। बट एमसीक्यू पूछता है कि किसने कॉइन किया, तभी आप जाएंगे थियोडोर लेविट के साथ में। और फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीटर सदरलैंड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था और उसके एक की मेंबर थे। पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, फिर हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो अगर हम केवल इंडिया में रह के ही सारा काम करें, किसी और कंट्री से कोई मतलब ना रखें, इसका मतलब हमने अपने आप को और कंट्री से कट कर लिया है और हमारे लिए पूरा अर्थ, पूरा पृथ्वी इंडिया ही होगा। इसके अलावा हम किसी और से मतलब नहीं रखेंगे। बट जब हम इसी का उल्टा करते हैं कि और कंट्री से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, बढ़ाते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ अच्छी हैं वो उनको देते हैं और जो उनके यहाँ अच्छी हैं वो उनसे हम लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं थिंकर्स क्या बोलते हैं। तो एंथनी गिडेंस का बहुत फेमस डेफिनेशन है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, सीवीटी में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। So ये क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ये जो पूरे वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशनशिप है उसको इंटेंसीफाई करता है, मीन्स उसमें और अच्छी सी बॉन्डिंग बनाता है और ज़्यादा दृढ़ता आती है, जिससे क्या होता है जो दूर दूर की लोकेलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो लोकल हैपनिंग होती है वो कहीं दूर के किसी कारण का परिणाम हो सकती है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ करते हैं और उसका परिणाम कहीं और दिखे। फिर डेविड हल्ट एक थिंकर हैं, इनको आप जानते होंगे। एक कॉन्सेप्ट के लिए हाइपर ग्लोबलाइजर, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग, कि ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करता हो, ऐसे स्कूल ऑफ थॉट को बोलते हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन। इनका डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस विच एम्बॉडीज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशंस एंड ट्रांजेक्शंस। तो ये भी लगभग वही बात करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बैरियर है वो खत्म होता है और हमारा सोशल रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन ईजी होता है। फिर जॉर्ज रिडजर जो एक थिंकर हैं, बहुत फेमस हैं, आप सब लोग उनकी बुक जानते होंगे, तो उनका डेफिनेशन है, ये भी यही बोलते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स, पीपल, प्लेसेस, इंफॉर्मेशन, इन सब का लेन देन एक नेशनल बाउंड्री से हट के पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि थिंकर्स क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फिर एक थिंकर हैं रोनाल्ड रॉबस्टन, इनको आप जानते होंगे एक टर्म से ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। और अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा 21 कॉन्सेप्ट्स, उसमें मैंने डिस्कस किया है क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। तो पहले देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लोबल और लोकल। तो जब ग्लोबल को लोकल में मिलाते हैं तो वर्ड निकल के आता है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लोग देते हैं मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स जब यहाँ पे इंडिया में आया तो उसने अपने बर्गर में आलू की पैटी लगाना चालू कर दिया, क्योंकि आलू इंडिया में होता है, इसलिए मैकडी ने अडेप्ट किया। तो रॉबर्टसन का बहुत फेमस कोट है, ये पूछा भी गया है सीवीटी में, बल्कि इनका डेफिनेशन एक ही है, उसको दो पार्ट में तोड़ के पूछा गया था, इसलिए मैंने भी दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहला है कॉम्प्रेशन ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा है द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। मीन्स ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वर्ल्ड का कंप्रेशन होता है। यहाँ पे कंप्रेशन का मतलब है कि सारी बाउंड्रीज खत्म हो रही हैं और सारे बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, आपस में काफ़ी क्लोजली वर्ल्ड के सारे लोग जुड़ पा रहे हैं। उस वे में ये यूज करते हैं इस वर्ड का, कंप्रेशन का। और सेकंड क्या होता है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है वर्ल्ड को एज ए होल देखने का, उसकी भी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होती है। इसको हम समझ सकते हैं, हमारे यहाँ का बहुत फेमस कोट है वसुधैव कुटुंबकम, उससे लिंक कर सकते हैं कि सारा संसार ही हमारा फैमिली है। तो उस वे में ये बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। इनकी बहुत फेमस बुक है ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैनुअल क्लासेस आते हैं और ये बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है,
नेटवर्क सोसाइटी का राइज है। इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप जाके मैनुअल क्लासेस का पूरा वीडियो देखिए, वहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे राइज होता है नेटवर्क सोसाइटी का। फिर थिंकर हैं एल्ब्रो, इनकी बुक है ग्लोबल एज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग आपस में एक सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी की तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं और हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे केनिची ओमाए, इनका एक टर्म है बॉर्डरलेस सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि कौन बात करता है बॉर्डरलेस सोसाइटी का, तो हो जाएंगे केनिची ओमाए। ये सारे लोग लगभग एक ही बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके, अगर कुछ नया बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट थिंकर हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, बहुत फेमस बुक है, याद रखिएगा, पूछा गया है बट कंफ्यूज नहीं होना है। एक और फैक्ट है, सिगमंड फ्रॉइड की बुक है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और दो फैक्ट मिल गए, दोनों को आपको याद कर लेना है। तो स्टिग्लिट्ज़ बोलते हैं कि जो हमारा फ्री ट्रेड होता है उसमें जो दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जब उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसके थ्रू जो हमारी नेशनल इकॉनमीज होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर पाती हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं मैनफ्रेड स्टीगर, ये भी मोटा मोटी वही बात करते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बस केवल डेफिनेशन आपको याद रखने में कुछ कीवर्ड आप पकड़ लीजिएगा जिससे आपको लंबे समय तक डेफिनेशन याद रहे। हाँ, एक चीज़ ये अलग करते हैं, ये 5 डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 डायमेंशंस हैं जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन होता है। तो पहला क्या है, इकोनॉमिक, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है कल्चरल, चौथा है आइडियोलॉजिकल और पांचवा है इकोलॉजिकल। इन 5 डायमेंशन के थ्रू ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा। पॉलिटिकल में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आपको ट्रंप को वोट देना है, तो देखिए वो हैं तो इंडिया के बट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिका का वोट। एक कल्चरल एक्टिविटी दूसरे कल्चर में ट्रांसफर होता है। चौथा है आइडियोलॉजिकल, इसमें एक नेशन की आइडियोलॉजी दूसरे नेशन की आइडियोलॉजी में ट्रांसफर होती है। पांचवा इकोलॉजिकल, तो इसका एग्जाम्पल है जो नामीबिया से हम लोग मंगाए थे चीता यहाँ पे रहने के लिए, तो वो इंडिया के तो थे नहीं बट फिर भी हमने अपने इकोलॉजी के लिए उनको वहाँ से इंपोर्ट किया था। नेक्स्ट थिंकर हैं विलियम कैमलिका, इनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, और ये इसको डायस्पोरिक कम्युनिटी से जोड़ते हैं। मीन्स जब हम एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं उस चीज़ से जोड़ते हैं मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप को, जिससे जो हमारा प्रिजुडिस होता है वो खत्म होता है। 2 टर्म है डी टेरिटोरियलाइजेशन और री टेरिटोरियलाइजेशन। तो नाम से मालूम चल रहा है, डी का मतलब डिसोल्यूशन मीन्स खत्म कर देना और री का मतलब फिर से री इन्फोर्स कर देना। नेक्स्ट थिंकर है थॉमस फ्रीडमैन, इनका आई थिंक एक आर्टिकल है या बुक है द वर्ल्ड इज फ्लैट, ये उनका कोट नहीं है, ये इनका आई थिंक बुक है या फिर आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा गया है तो गलती नहीं होनी चाहिए। और ये ग्लोबलाइजेशन को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को रिलेट करना। फिर दूसरा क्या है, एमएनसीज को बढ़ावा देना। एमएनसीज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज, कि कैसे कंपनी आपस में कोऑपरेट कर पाएँ। और तीसरा क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है उसको पूरे ग्लोब पे लोगों को एक्सेस रहे। तो ये 3 स्टेज थे इनके ग्लोबलाइजेशन के, जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप ग्लोबलाइजेशन मूव करता है। पहले कंट्री आपस में रिलेट करती हैं, फिर कंपनीज आपस में रिलेट करती हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाता है। अब जहाँ पे आता है ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे एक टर्म आता है हाइब्रिडिटी, और जहाँ पे टर्म आता है हाइब्रिडिटी वहाँ पे 3 थिंकर आते हैं, होमी के भाभा, अब्दुल जान महमूद और विल कैमलिका। तो ये लोग बताते हैं कि हाइब्रिडिटी होता क्या है। तो जान महमूद बोलते हैं कि हाइब्रिडिटी तब होती है जब किन्हीं 2 कल्चर के बीच में इंटरेक्शन होता है। वो लोग अपने कल्चर के मेजर चीज़ों को तो बचा के रखते हैं बट दूसरे कल्चर के भी कुछ ट्रेड्स को लेते हैं। तो इस लाइक बॉर्डर की तरह हो गया, जैसे हम लोग पढ़े होंगे वेन डायग्राम में कि एक सर्कल होता है और फिर दूसरा सर्कल होता है, बीच में कुछ ऐसे ट्रेड्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बता भी दिया वेन डायग्राम का, तो उसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए कल्चर ए है और मान लीजिए कल्चर बी है, कुछ ट्रेड्स आपस में ये लोग शेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिडिटी। और भाभा बोलते हैं कि जो हाइब्रिडिटी होती है वो मल्टीपल आइडेंटिटी और मल्टीपल लोकेशन को सिग्निफाई करती है। और स्टुअर्ट हॉल एक थिंकर हैं जो बोलते हैं हाइब्रिडिटी प्रोड्यूसेस न्यू एथनिसिटीज़, कि हाइब्रिडिटी के थ्रू नई एथनिसिटी का निर्माण होता है। फिर एक टर्म है ग्लोबल साउथ, जिसको सबसे पहले 1969 में कार्ल ऑगलेस्बी ने कॉइन किया था। इसके पहले ग्लोबल साउथ की जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर्ड का यूज होता था डेवलपिंग नेशन को दिखाने के लिए। जो वर्ड है थर्ड वर्ल्ड, इसको कॉइन किया था अल्फ्रेड सर्वी ने 1952 में। शायद मैं नाम सही से ना प्रोनाउंस कर पाऊँ बट मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जिससे आपका हेल्प हो पाए। एक थिंकर हैं टेड सी लेवेलिन, जिनकी बुक है द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हालांकि ये टॉपिक है इन्वायरमेंट का बट यहाँ पे जब बात हो रही है ग्लोबल की तो मैंने सोचा एक फैक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया जाए। जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वर्ड इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग
उसको जो यूएन के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो बोलते हैं अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं रह गया है, अब इतना ज़्यादा वार्मिंग हो गया है कि अब वो बॉइलिंग हो गया है। तो एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल बॉइलिंग, मीन्स अब गर्म होते होते उबलने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। वार्मिंग का बात भूल जाइए, वो उबलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो न्यू लिबरल्स होते हैं वो होते हैं प्रो ग्लोबलाइजर्स, मीन्स वो लोग सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन का और बात करते हैं फ्री मार्केट का, और उसमें बोलते हैं जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन सबका एकमात्र सॉल्यूशन है ग्लोबलाइजेशन। इसके थ्रू हम खत्म कर सकते हैं सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। इसी को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी मॉल्टन एक थिंकर हैं, वो बात करते हैं मेकिंग ग्लोबलाइजेशन का, और उन्होंने 3 पर्सपेक्टिव को बताया है। पहला है हाइपर ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है स्केप्टिक्स और तीसरा है ट्रांसफॉर्मिस्ट। तो पहला क्या बोलता है, ये लोग एक्सट्रीम सपोर्टर होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, और जो स्केप्टिक्स होते हैं उन लोग का निगेटिव व्यू होता है ग्लोबलाइजेशन को लेके, वो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। और तीसरे आते हैं ट्रांसफॉर्मिस्ट, जो ना एक्सट्रीमली सपोर्टिव होते हैं और ना एक्सट्रीमली निगेटिव होते हैं। वो लोग बीच का रास्ता चुनते हैं, जहाँ पे जो सही लगेगा वो काम करेंगे। नेक्स्ट थिंकर है माइक ओडोनेल, ये भी बात करते हैं 2 पर्सपेक्टिव का। पहला है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वाले क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और पेसिमिस्टिक वाले क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको निगेटिव वे में लेते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा गया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि इन 2 पर्सपेक्टिव का बात कौन करता है या फिर 3 पर्सपेक्टिव का बात कौन करता है। नेक्स्ट थिंकर है हमारे डेनियल लर्नर, इन्होंने टर्म कॉइन किया था मॉडर्नाइजेशन। इनकी एक बुक है पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट थिंकर हैं लेस्ले क्लेयर, जिनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड इट्स अल्टरनेटिव्स, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंकर हैं डेविड हेल्ट, अभी हमने डिस्कस किया, इनकी बुक है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। फिर उल्रिच बेक हैं ग्लोबल रिस्क सोसाइटी का, जो हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या रिस्क आते हैं और अनसर्टेनिटीज आती हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इनकी बुक है रिस्क सोसाइटी टुवार्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी। फिर एक टर्म है ग्लोबल विलेज, जिसको कॉइन किया था मार्शल मैक्लुहान ने, जिसका मतलब होता है पूरा ग्लोब ही हमारा एक विलेज है। नेक्स्ट टर्म है ग्लोबल सिटी, जिसको कॉइन किए थे डेविड हार्मे ने। फिर एक थिंकर हैं विलियम आई रॉबिन्सन, इनकी बुक है अ थियरी ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। फिर बहुत फेमस थिंकर आते हैं अर्जुन अप्पादुराई, जो बात करते हैं स्केप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। इन्होंने 5 टाइप का स्केप बताया है, एथनो स्केप, मीडिया स्केप, टेक्नो स्केप, फाइनेंशियो स्केप और आइडियो स्केप। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको BA सेकेंड ईयर 3rd ईयर में, तो मुझे लगा स्केप का मतलब वो वाला स्केप है ESCAPE, क्योंकि मैंने सुना था, पढ़ा नहीं था। फिर जब मैंने पढ़ा कि ये SCAPE वाला है, तो समझ में आया कि ये लैंड का बात कर रहे हैं, जो हमारा लैंड स्केप होता है उससे कनेक्टेड है। तो समझने में काफ़ी ईजी हुआ ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये बोलते हैं जो ग्लोबल का जो कल्चर होता है, जिसका फ्लो होता है, उसको यही 5 स्केप्स डिसाइड करते हैं। पहला है एथनो, मीन्स कैसे जो हमारा एथनिसिटी होता है, जो हमारा कल्चर का ट्रेट्स होता है, वो ट्रांसफर होता है एक स्केप से दूसरे स्केप तक। सेकंड है हमारा मीडिया, कि कैसे मीडिया रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में। तीसरा है टेक्नो, कैसे टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। चौथा है फाइनेंशियो, मीन्स कैसे इकोनॉमिक्स हमारा रोल प्ले करता है। और 5वां है आइडियो, कैसे आइडियोलॉजी का ट्रांसफर होता है। तो ये सारे स्केप्स थे। ये ESCAPE वाला नहीं है, ये SCAPE वाला है। इनकी बुक है मॉडर्निटी एट लार्ज, काफ़ी फेमस बुक है। फिर एक थिंकर है पीटर डिकेन, जिनकी बुक है ग्लोबल शिफ्ट। फिर एक थिंकर है सास्के सासेन, ये बोलती हैं जो 3 सिटीज़ हैं मेजर, वही हैं ग्लोबल सिटीज़। इनकी बुक है ग्लोबल सिटी, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। ये फीमेल है, पहले मैं इनको मेल समझता था, मुझे मालूम चला तो आपको भी बता देना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंकर हैं जॉन W मेयर, इनकी बुक है वर्ल्ड सोसाइटी, द राइटिंग्स ऑफ जॉन W मेयर। आप कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। इंडिया ने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1991 में। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो सिंपल मतलब समझते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जो पहले लाइसेंस राज था कि एक काम को करवाने के लिए, एक फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस पास कराने पड़ेंगे, सब लोग करा भी नहीं पाएंगे, रिश्वतखोरी ज़्यादा थी और फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। उसको हटाया गया, लाइसेंस राज को हटाया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया लिबरलाइजेशन। मीन्स लिबरल हो गए हम लोग फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर कंपनीज खोलने के लिए। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। 1991 के पहले सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती थी। जब उनसे नहीं हो पाया, जब उन्हें समझ में आया कि सारा काम हम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया, जिससे हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ पाए। और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो पाएगा। 1991 के पहले ये चीज़ संभव नहीं थी। हम लोग केवल इंडिया में ही सब कुछ बनाते थे और यहीं पे उसको कंज्यूम करते थे, ना कोई इंपोर्ट था ना कोई एक्सपोर्ट था। बट जब 1991 की क्राइसिस आई और इंडिया को मालूम चल गया कि हम लोग अब नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, तो इन्होंने वर्ल्ड से हेल्प मांगी
उन्होंने हेल्प तो किया, बट ये 3 शर्तें रखी थी एलपीजी पॉलिसी की, किसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है एमएनसीज, हम लोग यूज करते हैं अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मल्टीनेशनल कंपनीज, नाम से मालूम चल रहा है ऐसी कंपनीज जो बहुत सारे नेशंस में हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल, एप्पल, इनके ऑफिसेस बहुत सारे कंट्रीज में हैं। एक टर्म है एफडीआई, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये टर्म जुड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट से। किसी एक कंट्री की स्टॉक मार्केट में दूसरे कंट्री के लोग पैसा लगा सकते हैं, वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। इस तरीके से जितने फैक्ट्स थे मैंने सब कवर करने का ट्राई किया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे।